जय हिंद साथियों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। अगर अब इसके विषय वस्तु की बात करें तो इसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा, पहला लेसन सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है यह है ग्लोब, इसमें अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो है यह है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। चौथा है मानचित्र, ठीक है, मैप के बारे में जानेंगे। पांचवा जो लेसन है यह है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। छठवां जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसको पढ़ेंगे। और सातवां जो कि हमारा देश भारत, ठीक है, प्यारे भारत के बारे में पढ़ेंगे अपने। ठीक। और आठवां जो चैप्टर है ये है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। राइट। देखिए लेसन नंबर पहला हमारा है, ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। क्या पढ़ेंगे हम? सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए कहता है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, जब सूर्यास्त होता है उसके बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे। ठीक है, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की हमने क्या बताया, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन? चंद्रमा की बात कर रहा है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, आप पूर्ण चंद्रग्रहण को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्ण चंद्रग्रहण होता है उसको हम एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, ये कौन सी रात होती है? पूर्णिमा वाली रात होती है, या इसको हम कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, 15 दिन के बाद जो है ना हम इसको नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है तो उसी बेस पे कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको हम दिन में नहीं देख पाते। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक, आगे कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वे बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। और ये कैसे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अच्छा, सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है, रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, जब सूर्य हमारे थोड़ा नज़दीक है तो हम क्या करते हैं, इसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस कर पाते हैं, लेकिन ये पिंड क्या है, हमसे अत्यधिक दूर हुए, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इनके ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब चूंकि दूर है इसलिए वो हमें क्या करते हैं, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, है ना। देखिए अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज
कितना छोटा दिखाई देता है। एक्चुअल में जहाज़ कितना बड़ा होता है, लेकिन जब हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जब जहाज़ उड़ता है तो हमें छोटा दिखाई देता है। उसी बात को यहाँ पे कह रहा है। आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है रात्र में, ठीक है, जो रात होती है, रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, आगे कह रहा है अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने, आगे कह रहा है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, कह रहा है सप्तऋषि यानी सप्त यानी सात, ऋषि मतलब संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, आगे कह रहा है चित्र 1.1 मतलब ये वाला चित्र, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। आपने परिवार, ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति के से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पूछता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो उत्तरी तारा होता है ना, वो उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तरी तारा होता है ना, उसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो उत्तरी तारा होता है वो आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, ठीक है, कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। राइट, आगे कह रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। हमने बताया ना, कुछ तो होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, और कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं साथियों जिनमें अपना खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह अर्थात प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक अर्थात क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, अब ग्रह है भाई, तो उसको भाई किसी चीज़ की ऊष्मा और प्रकाश के लिए किसी सोर्स की आवश्यकता होगी, तो वो किससे करती है? सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करती है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है कौन? सूर्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे चंद्रमा हमको रात में चमकता हुआ प्रतीत होता है ना, वैसे ही अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा के तल से देखें तो पृथ्वी भी हमारी क्या होगी? जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। कह रहा आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, क्या है? उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, जो चंद्रमा होता है ना, वो पृथ्वी के क्या करता है बच्चों? की उपग्रह है। तो उपग्रह क्या करते हैं? उपग्रह का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि उपग्रह के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। राइट, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अच्छा, आगे कह रहा है क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। ठीक, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सौर मंडल की। ठीक है, सौर मंडल की बात करते हैं तो सौर मंडल में क्या कह रहा है? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर, ठीक है, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए सौर मंडल में हमें क्या बताया कि सूर्य
उसके बाद 8 ग्रह, फिर उसके बाद उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। राइट। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। देखिए, बात करते हैं सूर्य की। कह रहा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। पहली बात, तो सूर्य स्थित कहाँ होता है? तो सूर्य जो होता है सौर मंडल के सेंटर में स्थित होता है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। ठीक है, आगे कह रहा है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का सिर्फ एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूर्य पृथ्वी से कितने दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, देखिए शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। की पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिक का अर्थ है लिखना। ठीक है, आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। चलिए अब हम बात करेंगे ग्रह की। देखिए, ग्रह के बारे में क्या बता रहा है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे पहली बात पूछा कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से अगर दूरी के अनुसार देखें, ठीक है, सूर्य से अगर दूरी के अनुसार देखें तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले बुध आता है। ठीक है, जो सबसे छोटा ग्रह है। बुध के बाद शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगी, फिर शनि, फिर यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आता है? नेपच्यून आता है। कौन कौन सा? एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी, ठीक है, एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। आगे देखते हैं। देखिए, आगे कह रहा है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह है ना, वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अगर निश्चित पथ पे नहीं लगाएंगे तो पता क्या, उपग्रह कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कंडीशन में आ जाते हैं वो। तो ये क्या है, हमारे जो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह ये क्या करते हैं? एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए होते हैं। कैसे? दीर्घवृत्ताकार पथ में फैले हुए होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये बात तो सही है, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को कितने लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए, ठीक है, अन्य खगोलीय पिंड 2003 में जिसे UB 313 जिसे सीरस कहते हैं तब प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। राइट। अच्छा, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? ये बात तो सही है। आगे कह रहा है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, कौन थे? आर्यभट्ट जी थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। एक एक करके हम सभी ग्रहों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बुध को हमने पढ़ ही लिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी क्या है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, हमने बताया था ना, जो सूर्य है उससे दूरी के हिसाब से ग्रह कौन कौन से आते हैं? बुध है, शुक्र है, ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जो पोल्स होते हैं वहाँ पे क्या है? पृथ्वी हमारी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जितने भी हमारे ग्रह ज्ञात हैं इनमें जो जीवन जो वहाँ पे संभव है वहाँ पे सिर्फ
और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, ठीक है, इन 8 ग्रहों में। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। भाई जहाँ पानी और वायु होगा वहीं पे तो जीवन संभव होगा ना, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, जो वायु है इसमें जीवन के लिए आवश्यक गैसें कौन कौन सी हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी वायुमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। किसका है? वायुमंडल जो सौरमंडल का पृथ्वी क्या है? सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर, ठीक है, पानी है। यानी ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है जिसको अगर अंतरिक्ष से आप देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है, तो वो नीले रंग की दिखाई देती है। अच्छा, क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या है? पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पूछता है नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। आगे देखिए, कहता है क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। बहुत बार पूछा गया है कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, तो ये 8 मिनट में पहुंचता है। अच्छा, दूरी कितनी है? 3 लाख किलोमीटर है, राइट। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है इसके पास केवल एक उपग्रह है, इसका क्या नाम है? चंद्रमा, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है, ठीक है। कितना है? 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है ना, इसलिए यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन? चंद्रमा, ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है और चंद्रमा कितना दूर है, राइट। तो चंद्रमा के बारे में क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। और इसका व्यास हमने बताया था कि पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। और यह इतना बड़ा किस लिए प्रतीत होता है? तो इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से, मतलब कौन? पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। और अगर हम आगे बताएं, हमने ये बात आपको बताया था कि यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है उपग्रह। उपग्रह के बारे में कुछ बताया गया है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो उपग्रह क्या करते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, राइट। मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। किसको? जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिनमें उनकी बात करें तो पहला जिसमें है इनसेट है, फिर IRS है, फिर एड्यूसैट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उपग्रह हैं। देखिए चंद्रमा के बारे में और क्या बता रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में, राइट। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने समय में ही वो क्या करता है? अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक। चंद्रमा का हम पृथ्वी से एक ही भाग देख सकते हैं, राइट। आगे कह रहा है चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा के सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा की रात होती है ना, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को देख सकते हैं, मतलब इनकी छाया को देख सकते हैं। तो वही क्या यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, राइट। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देख सकते हैं। आइए हम बात करेंगे अब क्षुद्र ग्रह की। देखिए क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, ठीक है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आ जाते हैं। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, राइट।